यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। यह घटना मेरे ननिहाल की है, जो कि जयपुर से कुछ दूरी पर अवस्थित है। बात एक सर्द रात की है। दिसंबर लास्ट में बारिश की वजह से ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ गई थी। हम सभी यानी मेरे मामा जी एवं मेरी नानी जी अलाव जलाकर हाथ सेक रहे थे। समय यही कोई 11 में 11:30 रहा होगा। हम सभी अपनी बातों में मशगूल थे कि तभी हमारे घर के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक देना शुरू किया। हम सभी चौंक गए थे। इतनी रात को कौन हो सकता है, पर दस्तक थी कि शांत ही नहीं हो रही थी। मेरे मामा जी ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो उनके सामने एक 19 साल का नवयुवक पसीने से लथपथ खड़ा था। दरवाजा खुलते ही बस वह एक ही वाक्य बार बार बोले जा रहा था, वह मेरे पीछे है, वह मेरे पीछे है। बोलते बोलते ही वह बेहोश हो गया। तभी मेरी नानी जी ने बोला, अरे ये तो रमज़ी है, यही पास में चाय की दुकान पर काम करता है। उसे हम अंदर लाए और उस पर पानी के छिड़काव दिए। थोड़ी देर बाद वह होश में आया, लेकिन वह अभी भी वही शब्द पर बढ़ाए जा रहा था कि वह मेरे पीछे है, वह मेरे पीछे है। हमने उसे होश में आते ही पानी पिलाया और उससे पूछा कि इतनी रात को यहां क्या कर रहा है और कौन तेरे पीछे है। पर उसकी हालत बहुत ही खराब थी और वह कुछ बोलने की हालत में नहीं था। थोड़ी देर बाद हालात सामान्य होने पर उसने जो बताया, हम सबके रोंगटे खड़े हो गए, केवल मेरे मामा जी और नानी जी को छोड़कर गए। शायद वह सब पहले से जानते थे। उसने बताया कि वह किसी शादी में जाकर आ रहा था। उसे उसके चाचा के लड़के ने थोड़ी दूर पर ही उतारा था। वह अपने घर निकल गया। राम जी का घर भी थोड़ी दूर ही था, सो वह पैदल पैदल ही आ रहा था। जब मैं चौराहे से सीधा मुख्य रास्ते पर आया तो खाना खाने के बाद पानी न पीने की वजह से उसे काफी प्यास लग रही थी। रास्ते में ही एक हवेली पड़ती है जिसके नीचे सरकारी नल लगा हुआ है, वही पानी पीने लगा। उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि वह कहां खड़ा था। वह हवेली अपनी भूतिया घटनाओं की वजह से आसपास के सभी क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। वह भी पानी पी रहा था कि तभी उसे घुंघरू की आवाज आने लगी। जब उसने अपने आसपास देखा तो उसे पूरे रास्ते में कोई नहीं दिखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही है। अब इस आवाज के साथ साथ किसी के मंद मंद हंसने की आवाज भी आने लगी। अब उसे आभास होने लगा है कि यह आवाज ऊपर से कहीं से आ रही है। यही उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने ऊपर जब देखा तो वहां का नजारा कुछ और ही था। वहां एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें जो कि उसी की तरफ ही थीं, वह धीमे धीमे हंस रही थी। उसके पास जमीन पर लटके हुए थे जिसे वह दीवार पर मार रही थी। वह हवेली की मुंडेर पर बैठी हुई उसे लगातार घूर रही थी। ऐसे हालात में रमजी के पांव बिल्कुल जब से गए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसे उस हवेली से साथ जुड़ी हुई सारी घटनाएं याद आ गईं। क्योंकि वह हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए उसने हनुमान जी का नाम लिया और हमारे घर की तरफ दौड़ लगा दी, जो कि उस हवेली से थोड़ी ही दूरी पर था। थोड़ी सी दूरी पर ही आकर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत मुंडेर से ही रास्ते पर हो चुकी थी और उसके बिल्कुल पीछे थी रमजी। वैसे तो हिम्मत वाला आदमी था। उसने हनुमान जी का नाम लिया और अपनी गति दुगनी कर दी और हमारे घर पहुंच गया। यह सब सुनने के बाद हम सभी सन से रह गए। मेरे मामा जी ने उसके लिए चाय बनवाई तथा उसके रुकने का हमारे घर पर ही इंतजाम करवाया और उसे हमारे घर के मंदिर में ले गए। हम सभी काफी आश्चर्यचकित और रोमांच से भरे हुए थे, लेकिन मेरे मामा जी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी लग रहा था। वह इसी से बिल्कुल भी अचंभित नहीं है। जब हमने उनसे इसका कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि यह भी सही समय नहीं है, इस पर सुबह ही बात की जाएगी। थोड़ी देर बाद ही मामा जी का आगमन हुआ। पहले तो उन्होंने हमें हमेशा की तरह हमारे सुबह देरी से उठने के लिए 4-5 भाषण सुनाए। हम अब सोच रहे थे कि ऐसे माहौल में उनसे हवेली की बात करना क्या सही होगा। पर तभी किशन, जबकि हमारे सामने वाले घर में रहता है, हाथ में बड़ी सी थैली लेकर प्रकट हुआ। थैली से आ रही सुगंध से यह कहना आसान था कि यह मूलजी हलवाई की जलेबी और समोसे थे। सुगंध मामा जी के नथुनी में घुसी ही थी कि उनके हाव भाव बदल गए। उन्होंने भाव विभोर होकर उनका स्वागत किया और उसके लिए मामी जी को अदरक वाली चाय का विशेष ऑर्डर दिया। हमें बात शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ी। किशन ने जलेबी समोसे का पैकेट पकड़ आते ही मामा जी से कल रात हमसे के साथ हुई घटना का जिक्र छोड़ दिया। गांव में अक्सर बातें और विशेषकर भूत प्रेत से जुड़ी खबरें जल्दी फैल जाती हैं। इस पर मामा जी कुछ याद करने लगे
उन्होंने कहा कि मैंने कई बार गांव वालों को समझाया कि मिलकर इस हवेली में भागवत का आयोजन करना चाहिए, तभी इस गांव में इन प्रेत पत्नियों का कोप शांत होगा। इसी पर भरत जी, जो हमारे पड़ोसी थे, ने एक लंबा कसबीड़ी का खींच और लगभग सारा दुआ मेरे ऊपर छोड़ते हुए मामा जी की बात पर सहमति जताई और सुझाव दिया कि यही एक उपाय है इनकी आत्मा शांत करने का, वरना अभी तक तो ये प्रेत अपनी हवेली तक ही सीमित है, वरना वह समय दूर नहीं जब यह लोग गांव के लोगों का रात को निकलना बंद करवा देंगे। इस पर मामा जी ने भरत जी को बीच में ही टोका और कहा, तुम्हें किसने कहा कि ये हवेली से बाहर नहीं निकलते? एक बार ब्रिजवासी उसमें पूछो, उनका क्या हाल है जो उनके पास वाली ही घर में रहते हैं, रात को कभी भी उनके छत पर आ जाती है। हालांकि उपाय करने के बाद उसका डर थोड़ा कम हुआ है। मामा जी के लड़के ने, जो मेरा हम उम्र ही था, उसने अपने पापा से पूछा कि क्या कोई घटना उनके साथ भी कभी हुई है। हवेली में इस बात पर भी थोड़ा शांत हो गए, पर जब तक प्लेटों में जलेबी और समोसे लग चुके थे वह एकदम से रिचार्ज हुए और बताने लगी, एक बार जो भी हमारी ही उम्र के थे तो वे और उनके दोस्त हवेली की छत पर ही पतंग उड़ाने के लिए गए हुए थे। यह सभी दोस्त ब्रिजवासी की छतों से कूदकर हवेली की छत पर पहुंच गए और पतंग उड़ाने लगे। दोपहर के समय जब यह सभी दोस्त पतंग उड़ाने में मस्त थे, एक पतंग कटकर हवेली के ऊपर खुले हुए चौक से होते हुए हवेली की निचली मंजिल में पहुंच गई। हम सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि अब नीचे जाकर पतंग कौन लाएगा। मामा जी उस समय शहर में ही पढ़ाई करते थे और शहर के अपने बहादुरी के किस्से अपने दोस्तों को सुनाते थे, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपने सिर यह काम लिया। हालांकि इस शर्त पर कि विष्णु, जो कि उनका दोस्त था, वह सभी को गन्ने का रस पिलाएगा। मामा जी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। ऊपर से पहली मंजिल पर तो उजाला ठीक ठाक ही था, पर जैसे ही उन्होंने दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया, तभी एक धीमी आवाज ने उन्हें रोका। ही। यह आवाज इतनी धीमी थी कि व्यक्ति यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि आवाज वास्तविक थी या केवल एक भ्रम पर मामा जी की हृदय गति बढ़ाने के लिए काफी थी। वह दूसरी सीढ़ी पर ही रुक गई और इंतजार करने लगे इस आवाज के दूसरी बार वापस आने का एक निश्चितता के लिए। पर आवाज आ रही थी, वह भी केवल छत से वो काटा चरखी समेत। इसका मतलब उनके दोस्त उन्हें छोड़ वापस पतंगबाजी में लग गए थे। मामा जी ने मन में ही सोचा, ऐसे दोस्तों के लिए क्या इतना बड़ा खतरा मोल लेना सही होगा, वह भी एक कट्टी पतंग के लिए। पर अब प्रश्न पतंग का नहीं था, बल्कि उनकी इज्जत का था। तो उन्होंने अपने मन को समझाया और वापस नीचे सीढ़ियां उतरने लगे। एक एक सीढ़ी उनके लिए एक पहाड़ चढ़ने के बराबर थी। जनवरी की सर्दी में भी पसीने की 2-3 बूंदें उनके ललाट पर चमकने लगी थी। नीचे वाली तीसरी मंजिल की पहली सीढ़ी पर पहुंचते ही उन्हें गहरा धक्का लगा। यहां अंधेरा काफी ज्यादा था, पर दोपहर होने के कारण इतना भी नहीं। अब एक बार उन्होंने सोचा कि नीचे जाना सही रहेगा या नहीं। ऊपर जाकर तो यह कह देंगे कि पतंग फटी हुई थी इसलिए नहीं लाया, उन्हें क्या ही पता चलेगा। पर मन एक तरफ यह भी कह रहा था कि हवेली में आज तक जो भी लोगों के साथ बीता है वह केवल रात को ही, दिन में आज तक ऐसी कोई वाक्य नहीं हुआ। तो उन्होंने नीचे कदम बढ़ा दिए। खैर, आखिरकार वह नीचे पहुंच ही गए। हवेली के बरामदे में निपट सन्नाटा पसरा था। एक मुर्दा घर की तरह ठंड उत्तर की तुलना में लगभग 2 गुनी थी। मामा जी ने एक बार ऊपर देखा, कोई नहीं दिखा। मामा जी के मन में जितनी गाली उन्हें याद थी, मन ही मन में अपने दोस्तों को दी। उन्हें लगा था कि जब वह नीचे होंगे तो कम से कम उनके दोस्त छत से उन पर नजर बनाए रखेंगे, लेकिन कोई नजर नहीं आया। नीचे हवेली में चारों तरफ कमरे बने हुए थे। किसी पर दरवाजा था तो कुछ कमरों के दरवाजे लगभग टूट चुके थे। दीवारों पर पुराने चित्र थे जिन्हें समय ने बदरंग बना दिया था। पतंग एक कमरे के सामने ही पड़ी थी। मामा जी की नजर पहले पतंग पर और फिर उस कमरे पर गई। दरवाजा लगभग धो चुका था, उसमें बड़े बड़े छेद हो गए थे। दीमक ने दरवाजे कोजगह जगह से खोखला कर दिया था। मामा जी उस ओर बढ़े। मामा जी ने पतंग उठाई और उसका मुआयना करने लगे कि वह कहीं से फटी हुई तो नहीं है कि तभी खट खट सामने कमरे का दरवाजा जोर से अंदर से बजने लगा। कोई उसे अंदर से जोर से खोलने की कोशिश कर रहा था। इस आवाज में चूड़ियों के बजने की आवाज में मिली हुई थी। कुछ सेकंडों में ही माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जहां पहले निपट सन्नाटा था, वहां अब दिल को चीर देने वाली भयंकर आवाज में थी। मामा जी की नजर अब दरवाजे पर पड़ी तो उनके होश ही उड़ गए। दरवाजे के ऊपर के खेतों में से उन्हें 2 लाल कुर्ती हुई आंखें देखी जो उन्हें ही घूर रही थी, और एक खून से लाल जीव जो आम मानव से काफी बड़ी थी, एक खेत में से लप लप आ रही थी।
ये सब देखकर अगर कोई व्यक्ति होता तो शायद प्राण छोड़ देता, पर मामा जी के पिताजी, जो कि दुर्गा पाथी थे, हमेशा दीदी का स्मरण करते रहते थे, जो मामा जी के कानों में अनजाने ही पड़ते रहते थे। मामा जी ने केवल उन्हीं भजनों के शब्दों को मन में दोहराया और पतंग लेकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। जानू दौड़ते हुए सीढ़ियों पर पहुंचे, तभी फिर वही आवाज ही उनके कान में पड़ी। उस समय तक मामा जी दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर पहुंच चुकी थी। एक बार उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उनके सामने खड़ी थी। एक दूरी पर इतनी बाल पूरी तरह से भरे हुए थे, आधी काले आधे सफेद दांत मुंह से बाहर आ रहे थे और जी वैसे ही लप लप आ रही थी। मामा जी के कदम सीढ़ी पर ही रुक गए। उनके सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई। उस पर इतनी ने एक जोर का अट्टहास मारा और बोला, तेरा बाप जिसका उपासक है उसने मुझे रोक रखा है, वरना मेरे घर में घुसने वालों काम को मैं वह दंड देती हूं कि वह 7 जन्मों तक ना भूले। उसने एक बार और जोर से अट्टहास मारा और दूसरे मंजिल से नीचे बरामदे की तरफ छलांग लगा दी। अब मामा जी ने जितनी ताकत उनके पैरों में थी उसे इकट्ठा की और छत की तरफ दौड़ लगा दी। ऊपर छत पर जाकर उन्होंने देखा कि उनके दोस्त गायब थे, पर अब उन्हें इसी से कोई मतलब नहीं रहा था। वह सीधे अपने घर की तरफ चल दिए। घर में घुसते ही नानी जी की चौकी छाछ बिलो रही थी ने उनसे पूछा कि इतनी जल्दी कैसे आ गया, पर वह बिल्कुल शांति थी। उन्होंने दूर से ही नाना जी को देख लिया था, जो अपने मित्रों के साथ बैठे थे और किसी गांव की ही व्यक्ति को आयुर्वेदिक दवाई दे रहे थे। मामा जी सीधे जाकर नाना जी के पैरों में गिर गए और तेरी से रोने लगे। नाना जी ने उनका यह रूप कभी ना देखा था। सभी हैरान थे। नाना जी ने अपने बेटे को गले लगा लिया और उनसे पूछने लगे कि क्या हो गया, पर मामा जी के आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें वह सारी बातें याद आ रही थीं, जब कई बार उन्हें नाना देखा सुबह सुबह भजन गाना पसंद नहीं था, जो कि उनकी नींद में खलल डालता था। पर आज उनके साथ जो घटा था उसने उनकी आंखें खोल दी थीं। बस वह रोए जा रहे थे। ये वाकया सुनाते हुए अभी भी उनकी आंखों में आंसू थे। एक बार उन्होंने नाना जी की तस्वीर की तरफ देखा और कहा कि उस दिन के बाद से मैंने भगवान को मानना शुरू कर दिया। आज हमारे सामने भी यह स्पष्ट हो चुका था कि क्यों मामा जी 4 बजे उठकर मंदिर में पूजा करने चल देते हैं। भरत जी की वीडियो भी खत्म हो चुकी थी। उन्होंने अपना कंबल समेटा और मंडी में सब्जी बेचने के लिए निकल गए। मामा जी को भी विद्यालय पहुंचना था, सो उन्होंने भी बात यहीं समाप्त कि वह उठकर कमरे से निकल ही रहे थे कि मैंने उनसे सवाल किया, तो क्या मामा जी वह प्रेतनी आपको कभी वापस नहीं दिखी? मामा जी मुड़े और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।